बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. Dear students, now we are going to start another lesson, and this is the lesson number 8 of the chapter number 1, and this is also about the detailed marking of the long questions from the book. हमने कल 3 लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे. इसके अलावा आज हम अपने इस चैप्टर के 2 और जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनको इंशाअल्लाह ताला डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम उनके लिए उनकी हेडिंग्स पे जाते हैं और हेडिंग्स देख लेते हैं. तो स्टूडेंट, सबसे पहले नंबर पे हमारी जो हेडिंग है यहाँ पर हमारे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये स्टूडेंट्स हमारे पास अब है डिफाइन द वेव, ऑल्सो एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ वेव्स. तो स्टूडेंट्स ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 है. 3 हमने डिस्कस कर लिए थे, 2 आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, साथ अपने MCQs को भी कोशिश करेंगे सॉल्व करने की. स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले नंबर पे आप ये देख सकते हैं कि आपके पास डेफिनेशन ऑफ वेव है, ये आप लिखेंगे. टाइप्स ऑफ वेव की तरफ आएंगे. डेफिनेशन ऑफ मैकेनिकल वेव विथ 3 एग्जांपल्स मैंने आपको लिखवाई थी अपने टॉपिक में. लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, ये दोनों टाइप हैं हमारे पास मैकेनिकल वेव की. इनकी डेफिनेशन, डायग्राम थोड़ा सा एक्सप्लेन 1-2 लाइंस में आप अपने तौर पे कर सकते हैं. इसी तरह कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के जो 2 पार्ट आए थे, क्रेस्ट एंड ट्रफ के 2 पार्ट आए थे, तो स्टूडेंट्स हम इनको भी इनकी डेफिनेशन के साथ डिफाइन करेंगे. और लास्ट में हमारे पास टाइप्स ऑफ वेव में वेव की जो सेकंड टाइप है वो थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये और इसकी एग्जांपल हम लोग डिस्क्राइब करेंगे. तो स्टूडेंट्स हम अपनी बुक की तरफ चलते हैं और बुक से देखते हैं कि इनके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोग लिख सकते हैं. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे एक तो आपने ये टर्म्स याद रखनी है, 1 2 3 4, ये 4 डेफिनेशंस हैं. डैम्प्ड ऑसिलेशन की डेफिनेशन स्टूडेंट्स ये मेंशन है, ये आपने याद रखनी है. अच्छा, वेव मोशन की तरफ अगर हम आएँ तो स्टूडेंट सबसे पहले नंबर पे हमें नेक्स्ट पेज पे मिलेगी वेव की डेफिनेशन, एंड हियर इट इज़. अ वेव इज़ द डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम. स्टूडेंट्स ये आपकी डेफिनेशन. 2 टाइप्स, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. आप इनको अरेंज करके लिखेंगे जैसे मैंने आपको हेडिंग्स की फॉर्म में बता दिया. तो स्टूडेंट आप सबसे पहले मैकेनिकल वेव की डेफिनेशन देंगे और एंड देन यू राइट द एग्जाम्पल. ये आपके पास एग्जाम्पल्स लिखनी है, आपको इसी 2-3 एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं. इसके बाद स्टूडेंट मैकेनिकल वेव की ये 2 टाइप्स हैं यहाँ पर, और ये आपको यहाँ पर मिलेंगी. स्टूडेंट इसकी 2 टाइप्स ये लिखी हुई हैं जी. मैकेनिकल वेव में बी क्लासिफाइड एज लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव. तो स्टूडेंट्स जब आप इसको डिस्कस करेंगे, इस चीज़ की तरफ आएंगे, तो यहाँ पर इसके बाद आपको एक तो ये डायग्राम मिलेगी. स्टूडेंट ये डायग्राम है आपके पास आपकी ये लॉन्गिट्यूडनल वेव की जो डायग्राम है, इसमें आपने कंप्रेशन और रेयरफैक्शन को डिफाइन करना. तो उसके लिए स्टूडेंट्स ये लॉन्गिट्यूडनल वेव की डेफिनेशन होगी. ये आपके पास कंप्रेशन की डेफिनेशन जो कि स्टार्ट होगी. वेव कंसिस्ट ऑफ द रीजन कॉल्ड कंप्रेशन वेयर द लूप्स ऑफ द स्प्रिंग आर क्लोज टुगेदर. रेयरफैक्शन की डेफिनेशन होगी वेयर द लूप्स आर स्पेस्ड अपार्ट. तो ये 2 डेफिनेशन हो गई, डायग्राम हो गई और लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी. इसी तरह वेव लेंथ भी आप लोग डिफाइन कर सकते हैं. वेव लेंथ की डेफिनेशन आपको ये मिलेगी, द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन इज कॉल्ड वेव लेंथ. यहाँ से यहाँ तक ये आपके पास जो है वो वेव लेंथ की डेफिनेशन हो गई. इसी तरह स्टूडेंट अब हमारे पास आती है जी ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन और डायग्राम वगैरह. तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आपकी ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन है, ये डायग्राम है. इसी तरह ये आपको मिलता है क्रस्ट एंड ट्रफ. तो क्रस्ट और ट्रफ की डेफिनेशन स्टूडेंट फॉर एग्जांपल अगर हमें बुक से ना मिले तो मैं आपको लिखवा भी देता हूँ. अब हम देख लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा है जी, द क्रस्ट आर द हाईएस्ट पॉइंट वाइल द ट्रफ आर द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम द मीन पोजीशन. सो ये हमारे पास जो है स्टूडेंट वो क्रस्ट और ट्रफ होगा. और क्रस्ट और ट्रफ के लिहाज से हमारे पास वेवलेंथ का क्या क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट, वो ये बनेगा, द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ. तो क्रस्ट की डेफिनेशन आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल द अपर पार्ट ऑफ द वेव इज कॉल्ड क्रस्ट एंड द लोअर पार्ट ऑफ द वेव इज कॉल्ड ट्रफ. तो ये दोनों तरह से आप इनकी जो डेफिनेशंस हैं वो मेंशन कर सकते हैं. इसी की तरह आप इसकी एग्जांपल मेंशन करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको मेंशन यहाँ पर मिल रही है, वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड लाइट वेव्स आर द एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव. इसी तरह लास्ट में स्टूडेंट हमारे पास अब रह गया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन लिखेंगे और साथ ही हम उसकी एग्जांपल्स लिख देंगे. सपोज फॉर एग्जांपल के अगर आप लोगों ने अपनी कोई एक्सप्लेनेशन भी साथ मेंशन करनी हो तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर आपकी कि किस तरह से ये प्रोड्यूस हुई हैं, यहाँ से आप लोग इनकी एग्जांपल्स भी डिस्कस कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन जो है वो भी डिस्कस कर सकते हैं. ये लॉन्गिट्यूडनल वेव की प्रोडक्शन का प्रोसीजर है नेक्स्ट पेज पे, और ये आपके पास ट्रांसवर्स वेव की
जो एक्सप्लेनेशन है उसका थोड़ा सा प्रोसीजर आपके सामने मेंशन किया हुआ। तो आप यहाँ से थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जो है वो अपने तौर पर यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास लास्ट हमारे इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है जी अबाउट द रिपल टैंक। और स्टूडेंट अगर हम रिपल टैंक पर आ जाएं तो उसके लिए हमारे पास जो हेडिंग्स बन सकती हैं स्टूडेंट, सबसे पहले नंबर पे ये मैंने हेडिंग एक चार्ट आपके सामने दिया, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव यूजिंग रिपल टैंक। So first of all you have to define the ripple tank. What is the ripple tank? Ripple tank is defined as it is just an apparatus that help us to understand or study the characteristics of waves. Then you have to write the construction working. Here it is, you also have to write, or you may also write the wavelength, means the definition of wavelength, diagram, and then student reflection इसकी diagram explanation, refraction diagram explanation, और रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन आप पहले मेंशन करेंगे, फिर रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन, डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन, डायग्राम एंड एक्सप्लेनेशन। तो हम चलते हैं अपनी बुक की तरफ और बुक से इसको देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे तो ये रिपल टैंक मैंने आपके सामने शो किया है। रिपल टैंक में स्टूडेंट द फर्स्ट टू लाइन्स आर द डेफिनेशन, यू मे यूज इट एज द डेफिनेशन फॉर द रिपल टैंक। रिपल टैंक इज अ डिवाइस टू प्रोड्यूस द वाटर वेव्स एंड टू स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसी तरह स्टूडेंट्स then this apparatus consists of a rectangular tray having the glass bottom। यहाँ से आपके पास यहाँ तक की आपकी कंस्ट्रक्शन है। then students इसके बाद आपके पास आता है वर्किंग का, और जब आप वर्किंग पे आए तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप अपनी वर्किंग स्टार्ट करेंगे कि दिस वाइब्रेटर इज एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक मोटर फिक्स्ड ऑन अ वुडन। ये आप फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे और स्क्रीन तक स्टूडेंट आप इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो ये आपकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी आपकी वर्किंग की। इसी तरह अब हम लोगों ने स्टूडेंट्स इसके बाद ही मूव करना है। ये डायग्राम है, ये वाली डायग्राम आप स्टूडेंट्स बनाएंगे। इसके बाद हमारे पास हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिन्हें हमने डिफाइन करना है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है स्टूडेंट्स रिफ्लेक्शन। और ये आपको यहाँ से स्टूडेंट मिलेगी रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन। ये इसकी डायग्राम है स्टूडेंट, आप यहाँ से ये डायग्राम बनाएंगे और इसको एक्सप्लेन करने के लिए स्टूडेंट्स रिफ्लेक्शन का जो पार्ट है वो आप पहली लाइन से शुरू कर सकते हैं यहाँ तक, थर्ड लाइन तक, ठीक है जी, या फोर्थ लाइन के स्टार्ट तक भी आप लिख सकते हैं। फर्स्ट 4 लाइन ये इसकी एक्सप्लेनेशन होगी रिफ्लेक्शन की। इसी तरह स्टूडेंट आपको मिलेगा फिर इसके बाद रेयरफेक्शन का, और सॉरी रिफ्रैक्शन का। रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन आपको मिलेगी स्टूडेंट, और रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन आपको आपके नेक्स्ट पेज पर मिलेगी, और उसकी डायग्राम आपके सामने यहाँ पर ये बनी हुई है। और रिफ्रैक्शन किस तरह से होती है स्टूडेंट, उसके लिए हमें शैलो वाटर वगैरह चाहिए होता है, यानी डीप वाटर और शैलो वाटर का डिफरेंस। तो आप यहाँ से लिखेंगे फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव वी रिपीट द अबव एक्सपेरिमेंट सच दैट द बाउंड्री बिटवीन द डीप एंड द शैलो वाटर इज एट सम एंगल टू द वेव फ्रंट। आप ये भी लिख सकते हैं। इसी तरह ये एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी अगर आप यहाँ से लिखें द स्पीड ऑफ वेव इन वाटर डिपेंड्स ऑन द डेप्थ ऑफ वाटर। यहाँ से आप स्टूडेंट्स यहाँ तक लिख सकते हैं ए वाटर रिमेन्स सेम इन बोथ पार्ट्स ऑफ द वाटर। तो यहाँ तक भी और यहाँ तक भी, यहाँ बल्कि कंप्लीट पैराग्राफ कर लें तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। आपकी तकरीबन तमाम एक्सप्लेनेशन रिफ्रैक्शन में आ जाएगी। नीचे वाला बेशक ना लिखें, ये वाला लिख लें, बहुत बेस्ट है। ये डायग्राम है और हमारी जो डेफिनेशन है स्टूडेंट वो हमारे नेक्स्ट पेज पे चली जाती है यहाँ पर रिफ्रैक्शन की। सेम एज डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन, डिफ्रैक्शन की डायग्राम, और डिफ्रैक्शन के लिए जो आपके पास आपकी एक्सप्लेनेशन है स्टूडेंट वो आप लिखेंगे यहाँ फर्स्ट लाइन से स्टार्ट कीजिएगा, इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ द वाटर वेव, यहाँ तक, ठीक है जी। इसी तरह आपकी ये एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें एक पॉइंट आपने स्टूडेंट्स याद रखना है, डेट इज़ द डिफ्रैक्शन ऑफ वेव कैन ओनली बी ऑब्जर्व्ड क्लियरली इफ द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल इज कंपेरेबल विद द वेवलेंथ ऑफ द वेव। ये पॉइंट आपने स्टूडेंट्स याद रखना है ख़ास तौर पर। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको आपके जो पॉइंट्स हैं इनकी मार्किंग का पता चल गया होगा। अब हम लोग लास्ट में स्टूडेंट हम अपनी एक्सरसाइज के MCQs को सॉल्व करने लगें। और स्टूडेंट्स यहाँ से जब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करें तो स्टूडेंट्स यहाँ से ये हमारे पास हमारी एक्सरसाइज आ गई। तो स्टडी करते हैं। क्वेश्चंस हम लोग अपने जो हैं वो रिव्यू और कंसेप्चुअल के इंशाल्लाह अज़ीज़ कल नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे।
स्टूडेंट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में अगर आप आ जाएं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सबसे पहला जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो स्टूडेंट्स आप ज़रा सोचें, सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन, एक्सीलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। तो ये पॉइंट्स आपके क्लियर होने चाहिए इसके अंदर। तो स्टूडेंट्स इसी तरह ये आपका पहला जो आपका एमसीक्यूज है, इसका आंसर आपके लिए होगा द मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम। ये हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल और इसका पॉइंट होगा। सेकंड है स्टूडेंट, इफ द मास ऑफ द बॉब ऑफ अ पेंडुलम इज इंक्रीज्ड बाय द फैक्टर ऑफ 3, यानी 3 टाइम इंक्रीज कर दिया जाए, तो द पीरियड ऑफ द पेंडुलम ऑफ मोशन विल बी, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। स्टूडेंट्स इसको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए आप इस पॉइंट को याद रखें कि मैंने भी ये कहा था कि ऑनवर्ड फैक्टर्स द सिंपल पेंडुलम द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स। तो मैंने ये बताया था कि फार्मूले में जो फैक्टर है उसकी वजह से इफेक्ट पड़ता है, अदरवाइज किसी और चीज़ की वजह से इफेक्ट नहीं पड़ता। और जो साइड पे हमारे पास इंफॉर्मेटिव पॉइंट था उसमें भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया कि द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मैस एंड एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर वो चीज़ किस चीज़ को चेंज कर रहा है स्टूडेंट, मैस ऑफ द बॉब, मैस को चेंज कर रहा है। तो मैस की वजह से तो इफेक्ट ही कोई नहीं आता, चाहे हम उसको 3 टाइम इंक्रीज़ करें चाहे 10 टाइम्स इंक्रीज़ कर दें। और अगर इफेक्ट नहीं आता तो फिर यहाँ पर हमारे पास जो आंसर होगा स्टूडेंट्स वो होगा रिमेन्स द सेम, और हम यहाँ लिख सकते हैं नेवर चेंज, रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है वो हमारी इसके हवाले से करेक्ट होगी। और इसी तरह स्टूडेंट हमारा जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में स्टूडेंट हमारे पास है जी विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस द बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको मैं एक बता देता हूँ, दिस इज़ द स्लिंकी स्प्रिंग यानी अ हेलिकल स्प्रिंग। कोशिश करता हूँ आपको इसकी डायग्राम भी दिखा दूँ, मे बी आई हैव where it is located, sorry students, ये हमें मिलेगी आपके लिए। मैंने ये हेलिकल स्प्रिंग की एक डायग्राम भी चेक की थी। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इन हेलिकल स्प्रिंग्स की डेफिनेशन तो नहीं, खैर उसकी डायग्राम को ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये डिफरेंट पेंडुलम्स हैं स्टूडेंट्स। ये वाली डायग्राम देखिएगा, ये एक डायग्राम थोड़ी सी रिवर्टेड फॉर्म में है। तो अदरवाइज़ आप ये देखें कि सिंपली एक हमने छत के साथ, अगर हम इसको थोड़ा सा टिल्ट करके टेढ़ा करके देखें तो ये छत के साथ एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग के नीचे कोई भी एक मैस जो है वो हमने अटैच कर दिया। तो जब हम किसी भी मैस को स्प्रिंग के साथ बांधकर एक हार्ड सी रूफ के साथ इस तरह से लटका दें और हम इस ऑब्जेक्ट को इस तरह से डिस्प्लेस करें, तो इसकी जो अप एंड डाउन मूवमेंट होगी, इस तरह से अप एंड डाउन मूवमेंट होगी। तो इस तरह के ऑपरेटर्स को स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि ये हमारे पास हेलिकल स्प्रिंग है और मूवमेंट इसकी जो है वो भी सिंपल हार्मोनिक होती है। अच्छा स्टूडेंट, हम अपनी बुक पर थे और हम चलते हैं अपनी बुक की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हमारी बुक है और यहाँ पर हमारे पास जो थर्ड पॉइंट बनता है उसका आंसर होगा हेलिकल स्प्रिंग स्लिंकी। पार्ट नंबर 4 है स्टूडेंट्स हमारे पास जी वेव ट्रांसफ़र। क्या वेव ट्रांसफ़र करती हैं, ये हमने वेव एज ए कैरियर ऑफ एनर्जी का टॉपिक पढ़ा था, तो इट्स मीन्स डैट वेव ट्रांसफ़र एनर्जी। पार्ट नंबर 5 स्टूडेंट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। कौन सा मेथड है हमारी एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो स्टूडेंट्स कंडक्शन, रेडिएशन और वेव मोशन, ये आपने तीनों कंडक्शन और रेडिएशन 9th क्लास की फिजिक्स में आपने पढ़े थे लास्ट चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास ये तीनों मेथड ही ठीक है, तो हम लिखेंगे ऑल ऑफ दिस। पार्ट नंबर 6 इन अ वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द सेम, कि क्या चीज़ ऐसी है जो हमारे पास वैक्यूम के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो सेम रहती है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो ये याद रखें कि क्या हमारे पास वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसफ़र होती हैं, बिल्कुल होती हैं। क्यों होती हैं, हमने मैकेनिकल के लिए पढ़ा था कि मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर्ड अ मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दैट नॉट रिक्वायर्ड, दैट डजंट रिक्वायर द मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। तो इसका मतलब है कि इसको मीडियम तो चाहिए ही नहीं, अगर वैक्यूम होगा भी तो ये शिफ्ट कर सकती हैं, ट्रांसफ़र हो सकती हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे स्पीड। अच्छा पार्ट नंबर 7 है स्टूडेंट्स अ लार्ज रिपल टैंक विद अ वाइब्रेटर वर्किंग एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 30 हर्ट्ज produces the 25 complete waves in the distance of 5 centimeter the velocity of the wave। तो स्टूडेंट्स ये हमने इक्वेशन यहाँ पर यूज़ की है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, जो हमने रिलेशन यूज़ किया था
okay, what is the relation between frequency and wavelength and velocity? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो इसकी ये इक्वेशन भी बल्कि यहाँ पर आपके पास मेंशन है और इसमें से आपने करेक्ट वाली जो है वो भी सेलेक्ट करनी है। तो हम यहाँ पर इसका जो आंसर है फाइनली वो हम लोग मेंशन करते हैं जी, दैट इज़ द 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स। कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंडिपेंडेंट है कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर वेव की? तो वो है हमारे पास स्टूडेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है। अच्छा, लास्ट में है जी द रिलेशन बिटवीन वी एफ एंड लैम्डा ऑफ द वेव इज, यानी वेव इक्वेशन जिसे हम कह सकते हैं, इसका आंसर क्या है स्टूडेंट? तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए और आपने इसको एज ए इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपने याद भी रखना है इसकी डेरिवेशन को। अलबत्ता हमारे पास यहाँ पर आंसर कौन सा करेक्ट है जी? बिल्कुल ठीक, पार्ट नंबर बी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपके ये सारे एमसीक्यूज़ भी हो गए होंगे और आपके लॉन्ग क्वेश्चंस की जो मार्किंग है वो भी मैंने सारी आपको बता दी हैं और उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ भी आ गई होंगी। इसी तरह अब हम कल इंशाअल्लाह ताला अपने एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको थोड़ा सा गाइड करके समझा भी दूंगा और बोर्ड पर शो भी करवा दूंगा कि क्या क्या इनके आंसर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास जो क्वेश्चन हैं, व्हाट इज़ द सिंपल हार्मोनिक मोशन, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ बॉडी, तो हम इनके आंसर्स भी इंशाल्लाह आपको शो करवा देंगे और इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स अगर पॉसिबल हुआ मेरे लिए तो मैं ग्रुप्स में आपके पास सेंड कर दूंगा। अदरवाइज़ आपको जब इधर स्क्रीन पर शो करवाए जाएँ तब आप साथ साथ अपने आंसर्स को मेंशन कर लीजिएगा, डिटेल में लिख लीजिएगा ताकि आपके लिए आसानी हो सके। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है अपने कल नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।